जय हिंद स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मियोसिस डिवीजन। कौन सा? मियोसिस डिवीजन। ये आपका मियोसिस डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन या मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें देखना अर्धसूत्री विभाजन कहलाता क्या है। अर्धसूत्री विभाजन जिसमें वन पेरेंट सेल फोर न्यू सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एक पेरेंट सेल से जब चार नई सेल आपकी बनेगी और ये सेल्स कैसी होंगी? अपनी पेरेंट सेल्स से क्या होगी? डिसिमिलर होंगी। बोले तो असामान्य होंगी। ये आपकी डिसिमिलर होती हैं। डिसिमिलर आपकी होती हैं कंपेयर टू पेरेंट सेल। ओके, ये जो सेल डिवीजन होता है ये जर्म सेल्स में होता है। किसमें होता है? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या होती है हमारी? जर्म सेल्स या इन्हीं को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, सेल डिवीजन हमारी केवल दो ही सेल में होता है। एक सेल हमारी होती है कौन सी? यदि हम सेल डिवीजन को लेकर के सेल को डिवाइड करें तो सेल डिवीजन केवल दो सेल में होती है। एक होती है हमारी कौन सी सेल? सोमैटिक सेल। ये है आपकी सोमैटिक सेल, जिसे हम बोलते हैं कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल या कायिक कोशिका। और एक होती है आपकी जर्म सेल, ये इसी को हम जनन सेल या रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है ना। जो आपकी सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल्स में मैंने कौन सा डिवीजन बताया है? सोमैटिक सेल्स में मैंने माइटोसिस बताया है। क्या बताया है? माइटोसिस। ये सोमैटिक सेल्स हमारी पूरी बॉडी में जो आपकी सेल होती हैं वो आपकी सोमैटिक सेल होती हैं। और इस सेल में आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन, जो कि आपका लास्ट क्लास में बता चुकी हूं मैं। जो जर्म सेल या इन्हीं को रिप्रोडक्टिव सेल या हिंदी में बोले तो जनन सेल आपकी जनन कोशिका जो आपकी होती हैं वो ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाई जाती हैं। और ये क्या होती हैं? इनके नाम क्या है? यदि मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म जिसे हम शुक्राणु कोशिका कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका किसमें है? मेल में। ये मेल में है। और फीमेल में होती है अंड कोशिका या एग सेल इन अ फीमेल। ठीक है, फीमेल में होती है एग सेल। तो ये सेल आपकी कहलाती हैं जर्म सेल। इन सेल को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों सेल को जर्म सेल बोलते हैं, जर्म सेल। तो ये जो हम मियोसिस डिवीजन आपका पढ़ा रहे हैं, तो मियोसिस डिवीजन प्रेजेंट इन अ जर्म सेल, और जर्म सेल होती हैं मेल में स्पर्म और आपकी फीमेल में एग। समझ में आया? अब देखना, इसमें जो आपका मियोसिस डिवीजन जो होता है, मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम की नंबर पेरेंट सेल से क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। जैसे आपकी ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट आपकी सेल है जो कि आपकी जैसे 46 क्रोमोसोम वाली है। तो इसमें आपका पहले आपका ऐसे ये ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल, फिर आपका ऐसे ट्रांसफर, ऐसे डिवीजन होगा। तो जो ये सेल बनेंगी, चार न्यू सेल आपकी बनेंगी, ये अपने पेरेंट से डिसिमिलर कैसे? अपनी पेरेंट सेल से आपकी अलग क्यों है? क्योंकि इसमें 46 है और इनमें देखेंगे तो 23 आते हैं। समझ में है ना। तो इसीलिए ये जो नई सेल बनती हैं ये अपनी पेरेंट सेल से कैसी होती हैं? अलग होती हैं। पेरेंट सेल से आपकी क्या होती हैं? अलग होती हैं, असमान होती हैं, डिसिमिलर होती हैं। इसमें क्रोमोसोम की नंबर क्या होती है? हाफ हो जाती। जैसे देखो यहाँ 46 है और इन सभी सेलों में कितनी आई है? 23 आई है। ठीक है ना। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम की नंबर अपनी पेरेंट से हाफ हो जाती। इसीलिए ये जो सेल्स होती हैं ये आपकी पेरेंट से अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। समझ में आया ना। अब हम देखें कि बीजमैन की डिस्कवरी किसने, जो आपके मियोसिस डिवीजन है इसको बीजमैन ने सबसे पहले बताया, डिस्कवर किया है। तो आपके आते हैं बीजमैन, ये आपके बीजमैन वैज्ञानिक आते हैं। बीजमैन आपके जो वैज्ञानिक हैं, बीजमैन वैज्ञानिक ने
इस अर्धसूत्री विभाजन को आपका सबसे पहले 1887 में, इन 1887 बीजमैन वैज्ञानिक ने अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा है? न्यूनकारी, न्यूनकारी, न्यूनकारी विभाजन कहा है। क्या कहा है? न्यूनकारी विभाजन। ठीक है ना? क्यों कहा है न्यूनकारी? न्यून मतलब कम होना। इसमें देखो ये 46 है, ये 23, तो जो नई सेल होती हैं, ये जब विभाजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम जाते हैं, इसलिए न्यूनकारी, या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल, रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल, या हिंदी में बोले तो न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। समझ में आया ना? इसके बाद आपके आते हैं ये आपके स्ट्रेसबर्गर, स्ट्रेसबर्गर, ये आपके स्ट्रेसबर्गर आपके आते हैं इन 1888 में। इन्होंने क्या किया है? मियोसिस डिवीजन की डिटेल स्टडी की है, अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन किया है। समझ में ना? जो आपके ये स्ट्रेसबर्गर हैं, इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन का, अर्धसूत्री विभाजन का क्या किया है? विस्तृत अध्ययन किया है, विस्तृत अध्ययन बोले तो डिटेल से आपका किसने बताया है? आपके स्ट्रेसबर्गर। कब बताया है? 1888 में। समझ में आया ना? नेक्स्ट आपके आते हैं 1905 में। 1905 में दो स्पेशल आपके वैज्ञानिक नाम आते हैं, फॉर्मर, फॉर्मर, फॉर्मर एंड मुरे, फॉर्मर एंड मुरे, ये दो वैज्ञानिक हैं। फॉर्मर और मुरे ने भी मियोसिस डिवीजन का क्या किया है? स्टडी किया है और मियोसिस शब्द दिया है। फॉर्मर एंड मुरे ने मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री नाम जो दिया है, अर्धसूत्री विभाजन जो आपका नाम पड़ा है, वो किनके द्वारा पड़ा है? आपका फॉर्मर और फॉर्मर और मुरे ने। फॉर्मर और मुरे ने मियोसिस या अर्धसूत्री नाम दिया है। ठीक है? अर्धसूत्री नाम किसने दिया है? फॉर्मर और मुरे ने दिया है। समझ में ना? यदि कहीं भी आए कि आपका मियोसिस डिवीजन की डिस्कवरी किसने की है और एब्सेंट रहे आपका बीजमैन और स्ट्रेसबर्गर, आपके दोनों ये एब्सेंट रहे और खाली आपका लिखा रहे फॉर्मर और मुरे, तो फिर वहां हम फॉर्मर और मुरे को ही लगाएंगे। समझ में आ गया ना? अब देखना, ये डिवीजन चूंकि क्या होता है? जर्म सेल में होता है, इसलिए इस डिवीजन को हम रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल डिवीजन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना? इसे हम रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी बोलते हैं। इसे रिप्रोडक्टिव डिवीजन, रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल या जनन सेल में होता है, इसलिए इसे रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी बोल सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखना कि अब इस डिवीजन को देखें, ये कैसे होता है डिवीजन। तो आपका मियोसिस डिवीजन स्पेशल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मियोसिस डिवीजन में आपके 2 स्टेप आते हैं, एक आपका केंद्रक विभाजन और एक होता है कोशिका द्रव विभाजन। केंद्रक को बोले तो कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव को बोले तो साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना? तो ये है आपका मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं। जब मियोसिस सेल डिवीजन का डिटेल स्टडी करेंगे तो मियोसिस आपका कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। फर्स्ट होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है आपका क्या? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम बोलेंगे केंद्रक विभाजन और इसे बोलेंगे हम कोशिका द्रव विभाजन। समझ में आ गया ना? जो कैरियोकाइनेसिस होता है, इसमें क्या होता है कि जब आपका एक न्यूक्लियस, ये आपका जैसे सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो व्हेन वन न्यूक्लियस डिवाइड इन 4 न्यू न्यूक्लियस,
जब आपका एक न्यूक्लियस 4 नए न्यूक्लियस में आपका ये डिवाइड हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब एक केंद्रक से 4 नए केंद्रक आपके बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की नंबर आपकी क्या होती है, अपने पेरेंट से हाफ। जैसे ये 2n है तो आपका ये n n n n, या कि 46 है तो ये 23 23 23 होगा। समझ में आया ना? तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? व्हेन वन पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड इन अ फोर न्यू न्यूक्लियस, दीज न्यूक्लियस आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट न्यूक्लियस से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अलग आ जाती है। ठीक है, अब देखें कि कैरियोकाइनेसिस भी आपका 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 2। एक होता है हेट्रोकैरियोकाइनेसिस, हेट्रोकैरियोकाइनेसिस, और दूसरा स्टेप है होमोकैरियोकाइनेसिस। हेट्रोकैरियोकाइनेसिस और होमोकैरियोकाइनेसिस। हेट्रो बोले तो असामान, क्या है ये? असामान, असामान केंद्रक विभाजन, असामान केंद्रक विभाजन, असामान केंद्रक विभाजन। और इसे बोले तो समान केंद्रक विभाजन, ये हो जाएगा समान केंद्रक विभाजन। समझ में आ गया? असामान को बोले तो जैसे आपका एक केंद्रक हमने लिया है, कैसा लिया है ये एक केंद्रक? ये आपका ऐसा लिया है हमने 46 वाला, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये आपका जब ऐसे ये डिवाइड होगा, बोले तो जैसे एक न्यूक्लियस ऐसे अनइक्वल में आपका ये डिवाइड हो जाए तो ये असमान है ना, एक छोटा एक बड़ा। तो ऐसे समझने के लिए हम असामान इस तरह लिख सकते हैं। मेन असामान हम ऐसे लिखेंगे कि ये 46 है तो ये जब डिवाइड होगा तो पहले ये 2 बनाएगा, और ये 2 असामान इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 46 है, ये 23 और ये 23 में आता है, तो ये असामान हो गया। समझ में आ गया ना? और सामान हम कैसे बोलेंगे कि इसमें अब हम ये 23 वाला न्यूक्लियस लेंगे, ये 23 वाले आपके न्यूक्लियस लेंगे, और इस 23 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके ये इससे 2 बनेंगे और इससे ये 2 बनेंगे, तो इसमें आपका 23 23 23 23 23 मतलब 4 इस तरह इसमें जो 2 बनेंगे तो ये इसी के जैसे बनेंगे। लेकिन पहला वाला जो होगा वो हेट्रो टाइप का होगा, उसमें पेरेंट न्यूक्लियस पहले आपका अलग 2 न्यूक्लियस में बन जाएगा, जिसे हम असामान केंद्रक कहते हैं। और इसे सामान केंद्रक इसलिए कहते हैं, इसे सामान केंद्रक विभाजन इसलिए बोला गया है क्योंकि अब पेरेंट केंद्रक हमने इनको बनाया है, इसको नहीं, इनको बनाया। तो ये हमारे पेरेंट न्यूक्लियस हैं, और पेरेंट न्यूक्लियस जब डिवाइड होंगे तो अपने ही समान 2 नए न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। इस तरह से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये 4 न्यूक्लियस अब इनसे भी पहले का पेरेंट कौन है? ये है ना। तो ये देखो, ये जो 4 बन गए हैं ये अपने पेरेंट से आपके क्या है? अलग है कि नहीं है? ठीक है ना। तो इस तरह केंद्रक आपका 2 बार आपका डिवाइड होता है। एक आपका हेट्रोटाइपिक जब होता है तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और फिर एक होता है होमोटाइपिक जिसमें आपका जो नए केंद्रक बने हैं वो अपने ही समान 2 और नए केंद्रकों का निर्माण कर लेगा, जिससे आपके 4 केंद्रक बन जाएंगे। समझ में आया? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेट्रोकैरियोकाइनेसिस। हेट्रोकैरियोकाइनेसिस क्या है? व्हेन वन पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड इन अ 2 डिफरेंट न्यू न्यूक्लियस, दीज न्यूक्लियस प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर आर हाफ कंपेयर टू पेरेंट सेल। समझ में है ना? इसे हम बोलेंगे हेट्रोकैरियोकाइनेसिस। अब हेट्रोकैरियोकाइनेसिस को देखते हैं तो हेट्रोकैरियोकाइनेसिस आपका मैनी स्टेप में कंप्लीट होता है। ये हम लेते हैं हेट्रोकैरियोकाइनेसिस। हेट्रोकैरियोकाइनेसिस मालूम हो गया आपका कि ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 6 है, और जब ये डिवाइड करेगा तो आपका ये 2 न्यूक्लियस बनेंगे जिसमें 23 जो कि आपके डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट 2 न्यू न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपके बनेंगे, और ये आपका क्या है? पेरेंट
न्यूक्लियस, ये पेरेंट न्यूक्लियस है और ये आपके न्यू न्यूक्लियस हैं जो कि पेरेंट से क्या है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जब आपके ये दो डिफरेंट न्यू न्यूक्लियस बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके क्या आती हैं, मैनी स्टेप आती हैं। आपने माइटोसिस जब मैंने पढ़ाया है तो वहां आपको कई आपकी क्या बताई है, फेज बताई है, स्टेज बताई है। फर्स्ट फेज कौन सी थी, प्रोफेज, प्रोफेज फिर आपकी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है ना। ये मैंने आपकी 4 आपकी स्टेज बताई थी। फर्स्ट आपका जो है स्टेज वो है आपका प्रोफेज, प्रोफेज स्टेज या कि फेज भी लिख सकते हैं, प्रोफेज स्टेज। फिर आती है मेटाफेज, और इन्हें हम क्या डालेंगे, प्रोफेज स्टेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। इस तरह भी आप स्टेज नहीं लिखना चाहें तो सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, ये ऐसा लिख लीजिए आप। ये हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, फिर आ जाएगा आपका एनाफेज फर्स्ट, और ये आपका टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसमें फर्स्ट क्यों लगाया है, क्योंकि अभी एक बार और जब हम होमोटाइपिक पढ़ेंगे तो वहां फिर से आपकी ये रिपीट होंगी आपकी प्रोफेज, तो वहां प्रोफेज सेकंड बोलेंगे हम। मियोसिस डिवीजन में जो आपकी ये फेज आती हैं वो 2 बार आती हैं, एक हेट्रोकैरियोकाइनेसिस में और एक आपका होमोकैरियोकाइनेसिस में। समझ में आया। तो हेट्रोकैरियोकाइनेसिस में जब हम प्रोफेज और मेटाफेज पढ़ेंगे तो उसके आगे फर्स्ट लगाएंगे। ये समझ में आ गया ना। यदि हम देखें कि इन फेज में से आपकी जो सबसे लंबी अवस्था आपकी चलती है वो आपकी कौन सी चलती है, प्रोफेज फर्स्ट चलती है। समझ में आया ना। सबसे स्पष्ट आपके जो क्रोमोसोम दिखाई देते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, मेटाफेज फर्स्ट में दिखाई देते हैं। अब यदि हम देखें प्रोफेज फर्स्ट को, तो प्रोफेज फर्स्ट भी आगे चल करके मैनी सब स्टेज में और आपकी डिवाइड हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपकी यहाँ पर बता रही हूँ, ये आपकी यहाँ मियोसिस डिवीजन में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है काफी। ये सब स्टेज के नेम आपको याद रखना है। समझ में आया ना। यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप देखना इसमें प्रोफेज जब आपकी डिवाइड होती है तो सबसे फर्स्ट आपकी सब फेज आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, लेप्टोटीन। सेकंड है आपकी जाइगोटीन, फिर है आपकी पैकाइटीन, फिर है आपकी डिप्लोटीन, और फिर आपकी फिफ्थ है डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस। ये आपकी 5 नेम आपको, ये प्रोफेज की आपकी और छोटी अवस्था है। प्रोफेज इन पार्टों में डिवाइड होता है। फर्स्ट कौन सी है, लेप्टोटीन। सेकंड क्या है आपकी, जाइगोटीन। थर्ड क्या है आपकी, पैकाइटीन। और फिर क्या है आपकी, डिप्लोटीन। और फिर क्या है आपकी, डाइकाइनेसिस। समझ में आए ना। अब देखिए जो लेप्टोटीन स्टेज है, लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, जब लेप्टोटीन आता है तो समझ लीजिए ये हमारी सेल है और ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, थोड़ी सी धीमी पड़ जाती। क्यों, क्योंकि जो मेन डायरेक्टर है वो बिजी है, वो डिवाइड हो रहा है। तो बाकी आपकी एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, सेल ऑर्गन की जो प्रोसेस चल रही है उसको कौन कंट्रोल करेगा। इसलिए आपकी जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो थोड़ा सा बंद नहीं होती हैं बट स्लो हो जाती हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपका जो न्यूक्लियस है ये आपका क्रोमेटिन नेट है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आपका क्रोमेटिन नेट है, गुणसूत्रीय जाल जिन्हें हम बोलते हैं। और ये है आपकी न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, केंद्रक विभाजन, हेट्रोकैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। तो हमें केवल केंद्रक को निकालना है बाहर। कहाँ निकालना है, किसको, ये हमने केंद्रक को निकाल लिया बाहर,
ठीक है ना। केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को निकालेंगे तो अब देखो जैसे पेरेंट न्यूक्लियस आपका वहां बनाया है पूरा आपका ये वेल डेवलप आपका न्यूक्लियस दिख रहा है, ये क्या कहलाएगी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाएगी आपकी न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका हिंदी में बोलते हैं, इसे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों तरफ की ये केंद्रक झिल्ली ये हो जाएगी केंद्रिका, और केंद्रिका जिन धागों से आपकी जुड़ी रहती है उन्हें हम बोलते हैं गुणसूत्रीय जाल, ठीक है ना, या क्रोमेटिन नेट, इंग्लिश में बोलेंगे हम क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट, समझ में आया, ठीक है। और ये जो पूरा आपका ये भरा हुआ है अंदर इसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव। तो हम बोलेंगे लेप्टोटीन की स्टार्टिंग स्टेज में, जैसे ही लेप्टोटीन आपकी स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, तो शुरुआती अवस्था में एक केंद्रक के चारों तरफ वेल डेवलप केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है, और जो क्रोमेटिन होता है वो आपका जाल के रूप में नेट फॉर्म में आपका पाया जाता है, समझ में आया ना। अब देखना, अब लेप्टोटीन जैसे ही आपकी स्टार्ट हुई, स्टार्ट के होने की कुछ देर बाद देखना, जैसे कुछ समय लगा आपका 15-20 मिनट आपका लगा, तो इसमें देखना आपका कि यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा ये टूटना स्टार्ट करने लगेगी, क्या कैसा करना लगेगी, टूटने लगेगी। ये देखो ऐसे ब्रेक ब्रेक मैंने बना दिए एक दो, यहाँ आपकी जो न्यूक्लियोलस है ये आपकी कैसी होने लगेगी, हल्की होने लगेगी, और जो आपके ये क्रोमेटिन नेट है ये थोड़ा सा आपके ऐसे अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे, समझ में है ना। फिर हम देखेंगे लेप्टोटीन की लास्ट में, तो तीसरा डायग्राम हम बनाएंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा आपकी टूटने लगती है, न्यूक्लियोलस और हल्की हो जाती है, और जो आपके ये अभी भी थोड़ी एक दूसरे से अटैच हैं ये आपके बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे आपके ये ऐसे मुड़े हुए से आपके ये ऐसे, ये आपके ऐसे हो जाएंगे, ये आपके सिंगल धागे में आ जाएंगे, ये आपके किसकी और यहाँ आपका होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल होता है, ये जैसे कोशिका है तो कोशिका में ये सेंट्रियोल दो पाए जाते हैं, तो ये ऐसे सेंट्रियोल की तरफ ये क्रोमोसोम के जो सिरे होते हैं वो ऐसे मुड़ जाते हैं, जिससे आपका यहाँ ये नोड्यूल लाइक जैसे आपका कोई दाना लगा हो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम क्या होता है ऐसे सिरों पर ऐसे थोड़े मुड़ जाता है, ऐसे ये सिरों पर ऐसे मुड़ जाता है, जैसे एक स्टेम के ऊपर ऐसे फूल नहीं लगा होता है ऐसे आपका ये दिखाई देने लगता है। तो इस तरह ये सेंट्रियोल की तरफ, सेंट्रियोल की ध्रुव साइड की ओर ये क्रोमेटिन के धागे जो हैं ये ऐसे मुड़ जाते हैं, और मुड़ जाते हैं तो एकदम लुक लाइक कैसे दिखने लगते हैं, जैसे आपका फ्लावर पॉट होता है ना, बोले तो आपका जैसे बुके, गुलदस्ता, इसे गुलदस्ता अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके यूनिवैलेंट क्रोमोसोम सेंट्रियोल की ओर मुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये फूलों का गुच्छा जैसा दिखने लगता है, गुलदस्ता जैसे दिखने लगता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बुके स्टेज, किस नाम से जानते हैं इसे हम, बुके, बुके, या हिंदी में बोले तो गुलदस्ता अवस्था, गुलदस्ता अवस्था। क्वेश्चन आता है गुलदस्ता अवस्था कौन सी स्टेज को कहा जाता है, तो गुलदस्ता अवस्था किसके कहा जाता है, लेप्टोटीन को। लेप्टोटीन में 3 डायग्राम के द्वारा हमें बताना है, ये स्टार्टिंग में जैसा न्यूक्लियस होता है वैसा रहेगा, जैसे ही आपका लेप्टोटीन शुरुआत होगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी, और आपके क्रोमेटिन नेट भी थोड़ा आपके अलग से होंगे, न्यूक्लियोलस हल्की होगी, और लेप्टोटीन की लास्ट स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा टूटने लगेगी, न्यूक्लियोलस और हल्की होने लगेगी, और क्रोमेटिन के जो धागे हैं जाल के रूप में वो अलग अलग हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवैलेंट, क्या बोलेंगे, यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट क्रोमेटिन थ्रेड, यूनिवैलेंट क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। ये गुणसूत्र के एकल धागे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, गुणसूत्र के एकल धागे, और एक गुणसूत्र के एकल धागे सिरों की तरफ मुड़े हुए हैं, इसलिए मुड़े होने के कारण ये फूल के गुच्छों जैसे दिखने लगते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट आता है आपका जाइगोटीन स्टेज, कौन सी स्टेज, जाइगोटीन स्टेज, ठीक है ना। जाइगोटीन आपकी जो स्टेज है इसमें क्या होता है, अब हम देखेंगे इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टूटने लगती है, और ज्यादा और आपकी टूटने लगती है, ऐसे न्यूक्लियोलस और हल्की होने लगती है,
ठीक है ना। और जो यूनिवैलेंट थे, ये आपके यूनिवैलेंट थ्रेड जो मैंने बनाए हैं, जो ऐसे आपके ये थे, ये आपके क्या करते हैं, इस स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस हर्ग की होने लगती है, और यूनिवैलेंट क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अपने ही जैसे धागे से जोड़ा बना लेते हैं, और कैसे हो जाते हैं, बाइवैलेंट हो जाते हैं। ये आगे चल करके, ये इसमें दो डायग्राम बनेगा, तो इसमें आपका ये और टूटेगी, ये हल्की होगी, और जाइगोटीन की लास्ट फेज में ये सिंगल धागा ऐसे आपका ये जोड़ा बना लेगा। क्या बना लेगा, ये जोड़ा बना लेगा। समझ में है ना। तो अब इन धागों को, इन्हें हम बोलते थे एकल गुणसूत्रीय धागे, बोले तो यूनिवैलेंट क्रोमेटिन थ्रेड, और इन्हें हम बोलेंगे ये है यूनिवैलेंट क्रोमेटिन क्रोमेटिन थ्रेड बोलेंगे इसे, क्रोमेटिन थ्रेड, और इसे हम बोलेंगे बाइवैलेंट क्रोमेटिन थ्रेड। समझ में आया, ठीक है। ये आपके दोहरे गुणसूत्रीय धागे हो गए, ठीक है ना। जब ये गुणसूत्र दोहरे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। क्वेश्चन आता है सिनेप्सिस किस स्टेज में पाई जाती है, सिनेप्सिस क्या है, तो एकल धागे का क्या हो जाना, डबल हो जाना, इसे हम बोलते हैं क्या, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस आपकी जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलती है। सिनेप्सिस मैंने आपको वहां भी बताई थी, आपका कहां पर, माइटोसिस डिवीजन में, वहां भी सिंगल धागे डबल होते हैं, लेकिन वहां पर हम सिनेप्सिस वर्ड यूज नहीं करते हैं। यदि आए सिनेप्सिस कहाँ पाया जाता है, तो सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन में ही हम बोलेंगे, और जाइगोटीन स्टेज में बोलेंगे। यहां पर जो सिनेप्सिस आपका होता है, इसमें आपके जैसे आपके जो ये थ्रेड रहेंगे, ये थ्रेड आपके दो धागों वाला रहेगा, उस सिनेप्सिस को हम मियोसिस में ही बोलेंगे। ये थ्रेड हम मेल और फीमेल को लेकर के भी हम बता सकते हैं। जब आपका एम्ब्रियो बनता है, तो यहाँ हम समझ लें कि एक आपका मेल थ्रेड है और दूसरा आपका फीमेल थ्रेड है, ठीक है ना। मेल और फीमेल थ्रेड में ही आपका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ते हैं दो थ्रेड, दो क्रोमेटिड, जैसे एक ये क्रोमेटिड ये मेल का है, और एक क्रोमेटिड ये क्या है, फीमेल का है, तो इस तरह मेल फीमेल का थ्रेड मिल करके ये क्रोमोसोम बना लेगा एक। समझ में आया ना। तो ये, इसे हम बोलेंगे क्या, सिनेप्सिस। क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस, ठीक है, सिनेप्सिस। या कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो हम मेल फीमेल में प्रोसेस बनाते हैं, वहां भी जो होमोलोगस मैंने बताया ना, अपने ही समान धागे से ये जोड़ा बना लेता है, तो वहां भी हम इस सिनेप्सिस को समझ सकते हैं। समझ में आया ना। अब देखना कि ये दो थ्रेड जो जोड़ते हैं, ये दोनों थ्रेड के बीच में आपका क्या पाया जाता है, दो क्रोमेटिड के बीच, दो क्रोमेटिड जहां पर जुड़ते हैं आपस में, तो उनके बीच में जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, मालूम है, वो सेंट्रोमियर कहलाता है। बताया था मैंने कि दो गुणसूत्रीय धागे जिस संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो इस तरह से ये दो अलग अलग धागे आपस में सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। समझ में आया ना। यहाँ एक तो आपका मैंने सिनेप्सिस बताया, और दूसरा जाइगोटीन स्टेज में जब ये आपके दो धागे आपके जुड़ते हैं सेंट्रोमियर से, तो इसी के चारों तरफ एक और आपका सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। ये देखना, ये हो गया आपका सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। इसे हम बोलेंगे सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। ये सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स इन धागों को और मजबूती प्रदान करेगा। समझ में है ना। ये उसी तरह है जैसे अपन दीवार बनाते हैं ना, तो ईंट के ऊपर ईंट जोड़ते हैं, और ईंट जब जोड़ते हैं तो वहां भी सीमेंट मसाला लगाते हैं, लेकिन जब ईंट आपकी जुड़ती है तो उनके ऊपर प्लास्टर और कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, प्लास्टर करवा दिया जाए। तो अब आपकी जो
टूटने का चांस होता है वो और ज्यादा कम हो जाता है। सेम इसी तरह ये दोनों थ्रेड क्या होते हैं, दोनों थ्रेड एक दूसरे से सेंट्रोमियर से तो जुड़े ही हैं, लेकिन इसे और मजबूती देने के लिए यहाँ पर डीएनए सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है, जिसकी वजह से ये और यहाँ पर क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे ये धागे अब आपके जल्दी अभी अलग नहीं होंगे। समझ में है ना। ये आपका सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स जो बना होता है, किसका बना होता है, डीएनए का, और आपका डीएनए और प्रोटीन का, डीएनए और प्रोटीन का ये सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बना होता है। ठीक है, तो ये सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ क्या है, तो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स भी जाइगोटीन में बनता है। जाइगोटीन में देखना, एक तो पाई जाती है क्या, सिनेप्सिस, क्या पाई जाती है, सिनेप्सिस। जाइगोटीन में ही आपके बाइवेलेंट जब हो जाते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। तो ये एक तो क्या बोलेंगे हम, बाइवेलेंट हो जाते हैं। बाइवेलेंट आपके क्रोमेटिन थ्रेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड देखने को मिलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस बोलते हैं। और एक और यहाँ हमें बताना है एक चीज और, कि यहाँ सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन को मिला करके हम सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए ये दो चीजें हमें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज आपकी जो है वो है आपकी पैकाइटीन। ये देखिए पैकाइटीन स्टेज, पैकाइटीन स्टेज, पैकाइटीन स्टेज। ठीक है, पैकाइटीन स्टेज आपको पता है, जब मैंने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बताई है, ये जैसे ये क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, समझ में है ना। एक को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड, क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। ये एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, और ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड क्रोमेटिड। ये हो गया आपका फर्स्ट क्रोमेटिड, ये हो गया सेकंड क्रोमेटिड। तो आपको पता है कि एक क्रोमेटिड को यदि खोला जाए तो दो धागे दिखते हैं। एक क्रोमेटिड में दो और पतले धागे होते हैं। जैसे ये क्रोमेटिड है तो इस क्रोमेटिड में एक धागा और आपका रहता है ऐसे, तो इन दो धागों को मिला करके ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। तो ये आपका ऐसा है, ये एक जो बनाया है इसमें दो धागे और आपके ऐसे ही पतले पतले ये धागे होते हैं, तो एक को बोलते हैं क्रोमोनिमा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमा। ये एक आपकी ये एक क्रोमोनिमा, ये एक क्रोमोनिमा, और ये आपकी दूसरी क्रोमोनिमा, ये हो गई सेकंड क्रोमोनिमा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह एक धागे में जब दो क्रोमोनिमा, तो दूसरे धागे में भी कितनी क्रोमोनिमा, दो। तो एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमोनिमा आ गई, चार। समझ में है ना। तो ये जो अभी आपका बाइवेलेंट है, अभी सिनेप्स जो पैकाइटीन में हमने पढ़ा है कि पैकाइटीन स्टेज में हम देखें तो आपकी केंद्रक झिल्ली और ज्यादा टूटने लगती है, न्यूक्लियोलस आपकी और हल्की होने लगती है। और जो आपका ये बाइवेलेंट है, जो आपका ये बाइवेलेंट आया है ना, बाइवेलेंट सेंट्रोमियर से जुड़ा है सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, ये सब आपका ये जाइगोटीन से यहाँ आ रहा है। यहाँ आकर के ये बाइवेलेंट टेट्रावेलेंट दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, टेट्रा, बोले तो चार धागों का, क्योंकि एक क्रोमेटिड के अंदर एक और आपका धागा रहेगा। ये आपका ऐसे देखेंगे, इसके अंदर आपका ये आपका एक और दिखेगा, और इसके अंदर आपका ये एक और दिखेगा। तो कितने धागे दिखने लगे अब, चार। मतलब आपका जो पैकाइटीन स्टेज होती है, तो पैकाइटीन स्टेज में जो आपका क्रोमोसोम होता है वो टेट्रावेलेंट हो जाता है। क्रोमोसोम कैसा हो जाता है, टेट्रावेलेंट। ये हो गया आपका टेट्रावेलेंट, ये टेट्रावेलेंट क्रोमेटिन थ्रेड दिखने लगे। जो आपके गुणसूत्रीय धागे हैं वो चार के रूप में दिखने लगे, चार धागे के रूप में। ये मैंने एक बनाया, ऐसे कई आपके बना सकते हैं हम। समझ में है ना।
अब देखना, जैसे ये वाला जो है ये आपका क्या है, समझ लो ये मेल है, ये क्या है, मेल। ये दो धागे जो है ये मेल है, और ये दो धागे जो हैं ये दो धागे आपके क्या है, ये वाले दो धागे ये आपके क्या है, फीमेल है। एक आपके समझ लो मेल धागा है और दूसरा क्या है, फीमेल धागा है। समझ में है ना। तो जैसे एक धागे से, ये एक धागा है, इस धागे से जब एक नया धागा बनेगा तो इसी की कॉपी बनेगा। और ये आपका दूसरा धागा लिया हमने, दूसरा धागा आपका ये लिया, जैसे हमने ये धागा लिया आपका, तो इससे जो आपका दूसरा क्रोमोनिमा होगा वो बिल्कुल इसी के जैसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो इन धागों को, क्योंकि ये वाला धागा इस धागे से ही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल साथ साथ है ये, तो इनको हम बोलेंगे सिस्टर। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड या क्रोमेटिन थ्रेड। और ये भी दोनों एक जैसे हैं तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमैटिड। ठीक है ना, क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमोनिमा, कुछ भी बोल सकते हो। समझ में आया ना। अब देखना, ये देखना कि जैसे अपन समझते हैं ना कि हम अपने मदर फादर के क्या होते हैं, कितने आपके रियल ब्रदर और सिस्टर हैं। जैसे आप लोग कितने भाई बहन हो, मैं पूछूं, 4 लोग हो ना। ठीक है ना। तो जो 4 लोग होते हैं वो आप बोलते हैं ना कि हम सगे हैं, सगे भाई बहन हैं। 4 लोग, अपने मम्मी पापा के हम लोग 4 हैं। लेकिन आपके और रिलेटिव भी होंगे, चाचा ताऊ ऐसे भी होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो उनको, वो भी आपके भाई बहन है, लेकिन वो कजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कजन। क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट अलग हैं। क्या है, पेरेंट अलग हैं। सेम इसी तरह इसका पेरेंट ये है। ठीक है ना। बोले तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए इसको सिस्टर बोला। क्या बोला, सिस्टर। लेकिन एक ग्रीन को ले लो, एक ये ग्रीन को और एक पिंक को ले लो, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको नॉन सिस्टर बोलेंगे, इनको कजन बोलेंगे एक तरह से। समझ में है ना। तो ये नॉन सिस्टर बोले तो एक ही, ये धागे तो हैं, जीन तो है, लेकिन आपके 2 अलग अलग धागे हैं। समझ में ना, एक मेल का है तो एक क्या है, फीमेल का है। समझ में आया ना। तो इन्हें हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या क्रोमेटिन थ्रेड भी बोल सकते हैं। समझ में आया ना। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको सिस्टर और नॉन सिस्टर, क्योंकि आपका यहाँ पर एक बहुत मेन आपकी प्रोसेस आपकी प्रेजेंट होती है, जीन एक्सचेंज देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्वेश्चन बिल्कुल श्योर आता है ये क्वेश्चन कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में देखने को मिलती है। तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस डिवीजन की पैकाइटिन स्टेज में देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर क्या कहलाती है, एक धागे के जीन का दूसरे धागे में क्या होना, ट्रांसफर होना। समझ में है ना। तो देखना, अब मैं आपको क्रॉसिंग ओवर बता रही हूं। ये देखना, क्रॉसिंग ओवर में आगे चले हम, ये देखना, समझ लो, ये हमने ये 2 धागे देखे, ये आपका एक ग्रीन है और इसकी एक कॉपी ये ऐसे आपकी निकली है। ठीक है। ये दोनों क्या है, सिस्टर है। समझ में ना। एक मैंने ऐसे बना दिया ये पिंक, तो एक पिंक आपका ये है और एक पिंक आपका ऐसे बन रहा है, ऐसे। जैसा ये दोनों बनाए हैं वैसे ये भी आपके हो सकते हैं। समझ में ना। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन दोनों धागों को नॉन सिस्टर क्रोमैटिन थ्रेड भी बोल सकते हैं या क्रोमैटिड भी बोल सकते हैं। समझ में आया ना। ऐसे क्लियर हो गया। अब देखो, अब जैसे समझना कि इसको समझ लो क्या मेल और इसको समझ लो क्या पिंक वाले को फीमेल। समझ में ना, एक मेल है तो दूसरा क्या है, फीमेल है। समझ लो, इसमें आपके जो मेल में जो जीन आपके आते हैं वो कैसे जीन आते हैं, ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। समझ में आया ना। ये जीन है। जीन क्या कहलाते हैं, ये वंशागत की, बोले तो हेरिडिटी या जेनेटिक्स की यूनिट कही जाती है। जीन ही क्या करते हैं, हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। बोले तो पेरेंट्स के जो जीन है वो हम लोगों में आए, हमारे जीन हमारे बच्चों में जाएंगे। समझ में है ना। तो ये जीन आपके कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे हम लोगों में मैनी कैरेक्टर है, मैनी जीन्स है, 30,000 जीन लगभग आपके हैं। समझ में है ना। तो हम बोलेंगे
कि एक जीन एक कैरेक्टर को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। लाइक दिस, जैसे आपकी हाइट को प्रेजेंट कर दिया, आपके कलर को प्रेजेंट कर दिया, आपके हेयर के शेप को प्रेजेंट कर दिया कि कर्ली है कि आपके स्ट्रेट हैं, ठीक है ना, आंखों के रंग को प्रेजेंट कर दिया। इस तरह मैनी जीन होते हैं जो हमारे कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जीन इन्हीं धागों में क्रोमोसोम धागों में बोले तो क्रोमेटिन धागे या डीएनए में आपके ये पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस के ये जीन आपके बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके जीन, ये जैसे नंबर में जो मैंने लिखे हैं ये जीन है। इसी तरह फीमेल का क्रोमोसोम जो है, तो फीमेल के क्रोमोसोम में भी आपके क्या होंगे, जीन पाए जाएंगे। इनके जीन मैंने लिख दिए, जैसे आपका ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, एच है। इस तरह आपके ये इसके जीन हो गए, समझ में है ना। ये आपको पता है कि प्लस, एक आपका क्या रहेगा प्लस और एक रहेगा आपका क्या माइनस। हमेशा आपके ये क्या होते हैं, प्लस माइनस आकर्षित होते हैं, आकर्षण होता है इनमें, ठीक है। मैथ पढ़े, बायो पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो इनमें ये धागे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, बोले तो जुड़ेंगे, आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ आपका ये नोड लाइक आपकी क्या बनती है, स्ट्रक्चर, ऐसे आपकी ये क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, समझ में है ना। जब आपका जीन क्रॉसिंग ओवर होता है तो कैसे होता है देखना, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए हमें स्पेशल 2 एंजाइम की जरूरत होती है। एक होता है आपका इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक होता है लाइगेज एंजाइम, ठीक है। ये हो गया आपका इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक होता है आपका लाइगेज एंजाइम, ठीक है। इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम, ये 2 एंजाइम क्या होते हैं आपके, स्पेशल होते हैं, ठीक है। इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो आता है वो सीजर कहलाता है आपका। जैसे कैंची से हम कुछ कट कर देते हैं ना, तो ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम कोई भी एंजाइम लेते हैं किसी थ्रेड को काटने के लिए, तो वो एंजाइम होता है इंडोन्यूक्लियेज। तो इंडोन्यूक्लियेज आएगा तो इसे यहां से क्या कर देगा, कट कर देगा। नोटिस हेयर, पैकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर में देखना कि क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो स्पेशल 2 एंजाइम और आपके वर्क करते हैं। एक तो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जिसे हम सीजर कहते हैं, एक तरह का क्या कहते हैं, सीजर, कैंची कहा जाता है। बोले तो जो हम जैव तकनीकी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो कैंची कही जाती है वो किस एंजाइम को, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को। तो यहाँ जो आपके ये क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर में जुड़ जाते हैं, ये देखो ऐसे क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर जो आपकी ये बनी है, तो यहाँ आपके ये जो दोनों जुड़े हैं, तो यहाँ से ये इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसे कट करेगा। इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको कट कर दिया, जिससे आपका जब कट कर दिया, ये इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये है इंडोन्यूक्लियेज और आपका एंजाइम, तो ये यहां से इसको कट कर दिया। और जब कट कर दिया तो आपका क्या हो गया, ये आपका 1 2 3 4 और ये DCBA, यहाँ पर ये भी आपका इंडोन्यूक्लियेज है, ये इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। तो यहां से कट कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया HJI 10 11 12 हो गया। तो ये एंजाइम इसको कट कर देंगे, जिसके कारण आपका जो थ्रेड बन जाएगा वो आपका कैसा बन जाएगा, वो आपका ऐसा बन जाएगा। देखना ये आपका एक तो बनेगा, ये आपका ऐसा ग्रीन, और फिर आपका ये आ जाएगा पिंक, ठीक है। तो ये आपका ऐसा, इसमें आपके कैसे क्रोमोसोम आ गए, इसमें आ गए 1 2 3 4 और ये हो गया आपका DCBA। ये आपका एक नया धागा बन गया, समझ में आया ना, ये नया धागा बन गया। इसी तरह आपका यहाँ भी देखें बीच का, तो ये आपका बीच का ये पिंक और फिर आपका ये क्या बन गया, आपका ग्रीन बन गया, ठीक है ना, ये ग्रीन बन गया। इसमें आपका कैसा आया, ये देखो HG और आपका F और E और आपका ये क्या बन गया, आपका 6 7 8 9 6 7 8 9। ये आपके नए धागे बन गए कि नहीं बन गए, बन गए। यही धागे जो होते हैं बच्चों में जाते हैं, ठीक है ना। बोले तो ये आपके जो नंबर के धागे हैं वो किसके थे, मेल के थे, और जो आपके
अल्फाबेटिक जो जीन है वो आपके किसके थे, फीमेल के थे। तो हमारे एक थ्रेड में दोनों ही पेरेंट के आपके क्या आते हैं, जीन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम आधे मिलते हैं अपने फादर जैसे और आधे मिलते हैं हम मदर जैसे, समझ में आया ना। तो हमारे जो जीन आते हैं वो 50-50% आते हैं दोनों पेरेंट से, इसलिए हम पूरी तरह से 100% एक पेरेंट को मैच नहीं करते हैं, समझ में आया ना। कोई कहे कि आप बिल्कुल उसके जैसे हो तो उसके जैसे नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि आधे जीन आपका एक पेरेंट देता है और आधे जीन आपका दूसरा पेरेंट देता है। हमें मालूम है कि हमारा जो निर्माण होता है वो आपका हैप्लॉइड सेल से होता है, और हैप्लॉइड बोले तो NN बोले तो आपका 23 ये और 23 ये, 23 बोले तो एग है और आपका 23 आपका क्या है, स्पर्म है। इन दोनों के मिलने से, ये NN के मिलने से 2N बनेगा, जिससे बनेगा 46, और यहीं से फिर ये डिवीजन आपका और डिवाइड होकर के एक एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फिर आपका एक नए चाइल्ड में डेवलप होगा। तो आप देखो कि इस चाइल्ड में क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम ये और 23 क्रोमोसोम ये आपका ये मिलकर के ये 46 हुआ है, तब ये आपका एक ह्यूमन कहलाएगा, समझ में आया ना। तो सेम इसी तरह जीन के भी मैंने आपको बताए हैं कि जो आपके ये धागे रहेंगे, DNA रहेगा 23 और 23, तो उसमें जीन भी आपके आधे आधे आएंगे, समझ में आया ना। धागों के साथ साथ जीन भी आपके आधे आधे, एक धागे में आप बोलो कि पूरे एक ही पेरेंट के जीन आ जाएं तो ऐसा नहीं होता। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। जब एक क्रोमोसोम थ्रेड के जीन, ये आपके एक क्रोमोसोम थ्रेड के जीन दूसरे में और दूसरे के आपके क्या होते हैं, पहले वाले में चले जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जीनों की अदला बदली को ही हम जीन विनिमय, हिंदी में बोलते हैं जीन विनिमय, इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, समझ में आया ना। अब देखना, अब आपके जो ये नए धागे बने हैं, इन नए धागों को आपस में फिर से जोड़ा जाएगा, फिर से इनको डबल किया जाएगा। तो ये जो नए धागे बनते हैं आपके ऐसे, ये आपके नए धागे जो बने हैं, तो इन नए धागों को फिर से जोड़ा जाएगा, और ये नए धागे आपके किससे जुड़ेंगे, ये नए धागे आपके जुड़ेंगे किससे, आपके लाइगेज एंजाइम। यहाँ दूसरा, अभी मैंने इंडोन्यूक्लियस, अब दूसरा आपका आता है लाइगेज एंजाइम। ये आपका यहाँ पर जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम फेविक्विक का काम करता है। जैसे फेविक्विक चिपका देती है ना, वैसे ही दो अलग हुए या कटे हुए धागों को जब जीन अदला बदली हो जाती है तो वापस फिर से उन धागों को जोड़ने का कार्य लाइगेज एंजाइम करता है। लाइगेज जोड़ने का और इंडोन्यूक्लियस काटने का, समझ में आया ना। तो ये हमें बताना है किसमें, पैकाइटिन स्टेज में। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है, और सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स आपका जो आपका ये बना हुआ था पहले, ये सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स ये आपका क्या होने लगता है, कम होने लगता है। धीरे धीरे जहां बना था तो धीरे धीरे एक समय के बाद खराब होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर कम होने लगता है, जिसकी वजह से इंडोन्यूक्लियस को आसानी पड़ती है इस धागे को काटने में, और लाइगेज को भी आसानी पड़ती है फिर से जोड़ने में, समझ में आया ना। यहाँ आपका ये जो काइजमेटा होता है, काइजमेटा अभी डिप्लोटीन में और क्लियर करेंगे हम, ठीक है। यहाँ हम इंडोन्यूक्लियस और लाइगेज एंजाइम को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हम आपकी बात करते हैं आगे डिप्लोटीन स्टेज। ये है आपकी डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि अब आपका ये देखें हम कि जैसे ये दो धागे आपके, दो अलग अलग धागे हैं, ये दो अलग अलग धागे, तो जब लाइगेज एंजाइम आता है तो लाइगेज एंजाइम इनको जोड़ता है। ये लाइगेज एंजाइम क्या कर दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया। तो यहाँ ये क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर, जो ये क्रॉस जैसे स्ट्रक्चर ये आपकी ये जो दिखती है, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, काइजमा। काइजमा या काइजमेटा, काइजमा या काइजमेटा, ठीक है। तो ये क्रॉस जैसी स्ट्रक्चर हमें कहाँ बतानी है, आपकी डिप्लोटीन स्टेज में। ये काइजमेटा आपका यहाँ स्पष्ट दिखता भी है, और यहीं पर आपका इन धागों में अभी क्या था, आकर्षण था, अब आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण। बोले तो दूर दूर जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो ये काइजमेटा आपका ऐसे, जैसे चेन खोलते हैं ना चेन, तो चेन खोलते हैं तो आपके ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह जब आपका ये जिप जैसे आपका ओपन होगा तो ये एक धागा आपका ऐसा अलग और दूसरा धागा आपका ऐसा
अलग। तो कहना चाहिए जो काइजमा अभी बना था वो कुछ देर बाद इनके दूर दूर जाने की वजह से, प्रतिकर्षण होने की वजह से काइजमा आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो काइजमा यहीं पर आपका विलुप्त भी होगा, काइजमा दिखाई भी देगा स्टार्टिंग में और काइजमा आपका यहीं पर क्या होगा, विलुप्त भी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसे हमें बताना है किसमें, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, देखिए यहाँ एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज हो गया। जब तक एक्सचेंज नहीं होता तब तक ये साथ साथ रहते हैं, लेकिन जीन जैसे ही एक्सचेंज हो गए, ये अब आपका एक नया थ्रेड बन गया जिसमें 1 2 3 4 ये मेल के जीन हैं और ये आपके ABCDE ये आपके क्या है, फीमेल के। तो एक नया धागा बना हुआ है, आधा आपका ये बोले तो पिंक में और आधा आपका ये ग्रीन में। समझ में आया ना, ऐसा ऐसे आपके इसी तरह ये आधा ग्रीन है और आधा क्या है, पिंक है। तो ऐसे धागे आपके हम लोगों में आते हैं। तो आधे जीन आपके एक पेरेंट के, आधे जीन हमारे एक पेरेंट के। ठीक है ना। जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक आपका ये काइजमा आपका यहाँ डिप्लोटीन में, एक्सचेंज के बाद इनको फिर से अगेन जोड़ेगा तो काइजमा दिखेगा और फिर कुछ देर बाद आपका ये काइजमा आपका क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। ऐसे आपका हट जाता है, दोनों को थ्रेडों को अलग कर देता है। समझ में आ गया ना। तो ये आपका काइजमा यहीं दिखता है और काइजमा यहीं पर नष्ट होता है डिप्लोटीन स्टेज में। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम डाइकैनेसिस। क्या बोलेंगे, डाइकैनेसिस। ये देखना, डाइकैनेसिस में डाइकैनेसिस स्टेज में, डाइकैनेसिस स्टेज में अब हम क्या बोलेंगे, ये है आपकी सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पूरी तरह से आपकी ये खत्म। ठीक है, न्यूक्लियोलस पूरी तरह से आपकी डिस्ट्रॉय हो गई आपकी। ठीक है, और आपके जो न्यू थ्रेड बने हुए हैं, न्यू थ्रेड जिसमें मेल फीमेल के दोनों के जीन आ गए हैं, तो वो आपके जो आपके ये थ्रेड आपके ऐसे हैं, ये आपके बाइवैलेंट, यहाँ फिर से ये बाइवैलेंट ही रहेंगे, लेकिन ये अपने अपने पोलर साइड, बोले तो सेंट्रियोल की तरफ आपके ये नीचे की ओर सेंट्रियोल रहेगा एक, ऐसे बीच में साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल होता है कि नहीं होता। तो कुछ थ्रेड इधर की ओर आएंगे और कुछ थ्रेड आपके ऊपर की ओर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं ना, टर्न हो रहे हैं, आपके ऊपर की ओर जा रहे हैं, कुछ नीचे की ओर आ रहे हैं। तो हिंदी में उपांति भवन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। तो अपने अपने ध्रुवों की ओर, गुणसूत्रों का अपने अपने ध्रुवों की ओर जाना ही कहलाता है टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन आपकी देखने को मिलती है कहां पर, डाइकैनेसिस में। समझ में है ना। और इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियोलस पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो यहां कंप्लीट होती है हमारी कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट आपका पढ़ाएंगे क्या, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में आपको पता है कि ये सेंट्रियोल अब क्या बनाएगा, ऐसा स्पिंडल बनाएगा। ठीक है ना, जिससे फिर आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, जय हिंद।